हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 पदार्थ का वर्गीकरण को डिटेल से एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हमने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई परेशानी ना हो और आप अच्छे तरीके से पूरे पॉइंट को समझ सकें। तो आज के इस वीडियो को फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेगा। चैप्टर नंबर 1 को भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप जाकर के उसको इजीली देख सकते हैं। साथ में आपको आई बटन पे और भी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जहां से आप क्लास 9 से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है उसको आप कवर कर सकेंगे। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं, इस चैप्टर के पॉइंट्स को देखते हैं और चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है पदार्थ का वर्गीकरण। तो हम लोग इससे पहले कुछ समझेंगे। पदार्थ का वर्गीकरण मतलब यहाँ पे है, हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ को और कितने रूप में डिवाइड किया गया है और कितने तरीकों में बांटा गया है। जैसा कि हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि पदार्थ को 3 तरीकों से बांटा गया है, जो भौतिक तरीके से बांटा गया था। एक तो आपका ठोस, द्रव और गैस था, और चौथा था आपका प्लाज्मा, और पांचवा था आपका बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो हमने वहां पे देखा था पदार्थों को भौतिक तरीकों से बांटा हुआ। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक तरीकों से पदार्थ को आप कैसे बांट सकते हैं, किन किन रूपों में बांट सकते हैं। तो आइए, सबसे फर्स्ट पॉइंट में हमने यही हाईलाइट किया है कि रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो आपका है वो तत्व है, जिसको इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद आपका कंपाउंड है, जिसको हम लोग यौगिक बोलते हैं, और थर्ड आपका मिक्सचर है, जिसको हम लोग मिश्रण बोलते हैं। तो यहाँ पे पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है रासायनिक तरीके से, तत्व, यौगिक, मिश्रण। ध्यान रखेंगे, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब हम लोग डिटेल से तत्व को समझेंगे, यौगिक को भी समझेंगे और मिश्रण को भी समझेंगे। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट में हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि तत्व कहते किसे हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है कि तत्व पदार्थ का एक शुद्ध और सरलतम द्रव्य है, जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि या 2 से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि तत्व एक ऐसा पदार्थ होता है, शुद्ध द्रव्य होता है, जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, तांबा, चांदी, ये सभी जो हैं वो तत्व के उदाहरण हैं। ये सभी किस चीज़ के उदाहरण हैं? तत्व के उदाहरण हैं। अब तत्व के कुछ कुछ विशेषताएं होती हैं कि उनमें क्या क्या होता है। जैसे कि जो तत्व होता है वो एक ही परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, और अन्य तत्वों के गुणों से वो भिन्न होता है। किसी भी तत्व को आप देख लीजिए, वो अन्य तत्वों के जो गुण हैं उससे वो भिन्न होता है। जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है। क्यों तत्व है? क्योंकि आप इसे भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा इसे अलग आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे कुछ विशेषताएं दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे अगला जो पॉइंट्स आता है वो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे लोग पूछ सकते हैं कि बताओ अभी तक कितने तत्वों का आविष्कार किया जा चुका है। तो आपको वहाँ फट से जवाब बताना है कि अभी तक कुल टोटल 111 से अधिक तत्वों का आविष्कार हो चुका है, जिनमें से जो 92 है वो आपका प्राकृतिक तत्व है, और बाकी जो है वो कृत्रिम है या संश्लेषित तत्व हैं। क्या है? संश्लेषित तत्व हैं या कृत्रिम है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे समझ पाएँ कि तत्व होता क्या है, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। अब आगे का जो पॉइंट पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि तत्वों को फिर आगे चल करके बांटा गया है, वर्गीकरण किया गया है, और तत्वों को 2 रूपों में बांटा गया है। एक आपका धातु में बांटा गया है, जिसको मेटल बोलते हैं इंग्लिश में, और सेकेंड आपका अधातु में बांटा गया है, जिसको नॉन मेटल बोलते हैं। अब धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। लेकिन इसके बावजूद, धातु और अधातु के बावजूद, एक और भी तत्व की आविष्कार हुई है, या एक और भी तत्व की खोज की गई है, जिसका नाम दिया गया है उपधातु। क्या दिया गया है? उपधातु। और ये जो उपधातु होता है वो धातु और अधातु के बीच में होता है। ठीक है, अब आइए सबसे पहले हम लोग धातु समझते हैं कि धातु होता क्या है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है, क्या एक गुण होता है।
ठीक है। तो देखिए कहता है सबसे पहले कि जो धातु होती है इनमें एक चमक पाई जाती है, ये चमकीला होती है और इसके कारण इसमें एक चमक पाई जाती है जिसको हम लोग धातुई चमक के नाम से जानते हैं। यानी धातु जो होगा वो चमकीला होगा। अगर आपको चमकीला दिखाई दे तो आप समझेंगे कि वो धातु है। अब ये नहीं कि हर चमकने वाला चीज़ धातु होगा, ऐसा बात नहीं है। उसके और भी कुछ गुण हैं, उसके और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि ये जो धातु होंगे वो विद्युत का सुचालक होंगे। विद्युत का सुचालक कहने का मतलब इनसे होकर के बिजली पार किया जा सकता है। साथ में इनको एक छोर पे आप गर्म करेंगे तो दूसरे छोर पर भी ये गर्म हो जाएंगे, जिसको कहते हैं कि ये ऊष्मा के सुचालक भी होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आपको समझ में आ गया। साथ में ये होता है कि ठोस अवस्था में ये आघात वर्धनीयता और तन्य होती है। ठोस अवस्था में तो ये पाई जाती हैं, लेकिन जब ये द्रव में भी पाई जाती हैं। आप देखेंगे जो अपवाद में पारा है, ठीक है, जो पारा एक धातु ही है, लेकिन ये अपवाद में जो द्रव में पाया जाता है कमरे के ताप पर। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले समझना है कि जो ठोस होता है ना, वो जो धातु होता है ना वो ठोस अवस्था में होता है। इसे आप पीट सकते हैं, तन्य होता है, इसको पीट करके आप लंबा तार भी खींच सकते हैं। तो ये सब इसका प्रॉपर्टीज है धातु का, ठीक है। लेकिन आप एक याद रखना, पारा एक धातु ही है, लेकिन ये क्या है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। और भी धातु का यहाँ पे उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि पोटेशियम हो गया, जस्ता हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया। ये सभी क्या हैं, धातु के उदाहरण हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ निम्न में धातु कौन है, तो आप यहाँ पे इजीली तरीके से उसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं अधातु क्या होता है। ठीक है, अधातु क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखो भाई, अधातु वो होता है जिसमें कोई चमक नहीं होता, उसमें कोई विशेष प्रकार के उसमें चमक नहीं पाई जाती है। लेकिन एक अधातु ऐसा है जिसमें चमक पाई जाती है, और वो है आपका आयोडीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि आयोडीन क्या है। ऑप्शन में दे दिया जाएगा, क्या वो धातु है, क्या वो अधातु है, क्या वो उपधातु है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान से इसको सही करेंगे कि जो आयोडीन है वो अधातु है, लेकिन ये चमकीला होता है। धातु के जैसा ही ये क्या होता है, चमकीला होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। साथ में जो अधातु होते हैं ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। ऊष्मा और विद्युत के कुचालक के मतलब क्या होता है, इनसे होकर के लाइन पार नहीं किया जा सकता, इनसे होकर के करंट को पार नहीं किया जा सकता है। ये अधातु के प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, फिर और भी इसमें है कि ये समान रूप में गैस रूप में पाए जाते हैं। प्राय किस चीज़ में पाई जाती हैं, गैस में पाई जाती हैं। ये मुलायम और भंगुर होते हैं। मुलायम और भंगुर के मतलब क्या होता है, ये इनमें भंगुर के मतलब होता है कि इनको आसानी से तोड़ा जाता है या तोड़ा जा सकता है। किनको, अधातु को। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव रूप में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव रूप में पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपसे पूछा जा सकता है, यही सब पॉइंट पूछा जाएगा कि ब्रोमीन क्या है। ऑप्शन में दे दिया जाएगा धातु है, अधातु है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज होकर के अगर आप धातु मार देते हैं तो ये गलत है। ठीक है, ये आपका अधातु है, लेकिन ये द्रव रूप में पाया जाता है, ये लिक्विड में पाया जाता है। और भी यहाँ पे अधातु के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, गंधक हो गया जिसको सल्फर के नाम से भी जानते हैं, क्लोरीन हो गया, फास्फोरस हो गया। ये सभी किस चीज़ के उदाहरण है, तो आपका अधातु के उदाहरण है। तो आप तत्व के जो गुण थे या तत्व जो दो प्रकार के होते थे उनको हमने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे का जो पॉइंट आता है बच्चों, वो आपका आता है यौगिक। यौगिक क्या होता है, तो आइए यौगिक को भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो कहता है कि यौगिक भी एक शुद्ध पदार्थ ही होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। ध्यान रखना है, एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर ही यौगिक का निर्माण होता है। ध्यान रखना है, ये एक निश्चित अनुपात में जब आप मिलाएंगे या इनकी रासायनिक संयोग कराएंगे तभी ये यौगिक का निर्माण होगा। ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अब आगे के पॉइंट्स में आते हैं कि इस यौगिक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो देखिए, यौगिक के एग्जाम्पल यहाँ पे आपको अमोनिया देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके निर्माण किया यौगिक का। फिर उसके बाद आपको चूना पत्थर देखने को मिलेगा जिसको CaCO3 कहते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगा HCl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl मिलेगा। तो ये सभी यौगिक के क्या हैं, उदाहरण है, ये सभी यौगिक हैं।
और अगर एग्जाम्पल के रूप में आप समझना चाहें तो जैसे चूना पत्थर है, ठीक है, चूना पत्थर है, तो चूना पत्थर को क्या किया गया है, चूना पत्थर को क्या किया गया है, इसको कैल्शियम को CO2 के साथ अभिक्रिया कराया गया है और उसके बाद ये चूना पत्थर का निर्माण हुआ है। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसको एक परस्पर या एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कराने के फलस्वरूप ही यौगिक का निर्माण होता है। तो उम्मीद करते हैं सारे चीज़ आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि यौगिक के कुछ गुण होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। तो क्या क्या यौगिक के गुण होते हैं इनको भी जान लें। तो फर्स्ट नंबर में लिखा है कि यौगिक जो होता है इनके अवयव तत्वों को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा आप अलग अलग नहीं कर सकते। इसको आप मतलब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है या चूना पत्थर जो है इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते, कैल्शियम को अलग और CO3 को अलग, तो ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। फिर ठीक है, फिर उसके बाद अगला पॉइंट्स आता है कि किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जो नया यौगिक बनेगा, ठीक है, जो नया यौगिक बनेगा पहले जो तत्व मिलकर के बनेगा, जो नया यौगिक बनेगा पहले जो तत्वों से मिलकर के बनेगा, तो जो नया यौगिक बनेगा वो पहले वाले तत्वों के गुण से बिल्कुल अलग रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैस है और इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बनता है, रासायनिक अभिक्रिया कराने के बाद या रासायनिक संयोग कराने के बाद क्या बनता है, जल बनता है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के मिलने के बाद क्या बना रहा है, जल। तो इनका जल का जो प्रॉपर्टीज होगा, जल का जो गुण होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या होगा, अलग होगा। ये नहीं कि जल का भी जो गुण होगा वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जैसा होगा। तो उम्मीद करते ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो पॉइंट्स आता है नंबर 3, इसमें कहता है कि किसी यौगिक के बनने में ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा का प्रायः उत्सर्जन या अवशोषण होता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। कहने का इसका मतलब है कि जब आप किसी यौगिक का निर्माण करेंगे, तो उसमें ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा आपको देना पड़ेगा या ऊर्जा निकालना पड़ेगा। दोनों चीज़ होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन भी होता है और ऊर्जा का अवशोषण भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब आप अभिक्रिया कराएंगे या जब उसका संयोग कराएंगे तो उस समय आपको विद्युत चिंगारी न उत्पन्न किया जाए तो उसमें अभिक्रिया नहीं होगा। यानी आपको वहाँ पे विद्युत देना होगा, तभी ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके गैस जल बनाएंगी और उसके बाद अभिक्रिया पूर्ण होंगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसमें ऊर्जा का अवशोषण हुआ, इसमें ऊर्जा आपको देना पड़ा। तो यही चीज़ यहाँ पे कहता है कि जब आप कोई यौगिक बनाते हैं तो उसमें आपको ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा देना पड़ेगा या ऊर्जा आपको प्राप्त होगा। दोनों चीज़ यहाँ पे कहा है। अगला जो हम लोगों का पॉइंट आता है नंबर 4, इसमें कहता है कि यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यौगिक में जो अवयवी तत्व हैं वो भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। कहने का मतलब जब आप यौगिक का निर्माण करेंगे, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर के जल बनाएंगे, तो इनका जो रेशियो रहेगा ना, इनका जो अनुपात रहेगा ना, वो एक ही अनुपात 8 में रहेगा, चाहे वो यौगिक का हो चाहे वो तत्व का हो। यानी दोनों एक ही रहता है। ये नहीं कि अभिक्रिया के पहले वो उसका जो रेशियो है वो अलग है और यौगिक बन जाने के बाद अलग है, ऐसा नहीं होता है। दोनों तरफ इक्वल ही होता है उनका अनुपात। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो हम लोग पॉइंट समझेंगे वो नंबर 5 समझेंगे, जिसमें कहा है कि यौगिक के जो द्रव्यमानांक और क्वथनांक होते हैं वो निश्चित होते हैं। और पीछे वाले लेक्चर में हमने आपको समझा दिया, अगर आप लोग वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए कि द्रव्यमानांक क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा समझाएंगे कि द्रव्यमानांक का मतलब होता है कि जिस पर वो द्रव में बदलना स्टार्ट कर दे, और क्वथनांक का मतलब होता है जो गैस के रूप में परिणत हो जाए या वो उबलना स्टार्ट कर दे। तो आपको पता होगा कि जो बर्फ़ है वो हमेशा 0 डिग्री पर पिघलना स्टार्ट कर देता है। तो ये निश्चित है कि वो 0 डिग्री पर ही पिघलेगा, वो -2 डिग्री पर नहीं पिघलेगा। तो आप ध्यान रखेंगे वो 0 डिग्री पर ही पिघलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अगर जल की उबलने की बात करें तो ये 100 डिग्री पर उबलना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हमने देखा कि इसका जो द्रव्यमानांक है और इसका जो क्वथनांक है दोनों निश्चित है, ये नहीं कि अलग अलग है।
तो ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला जो पॉइंट समझेंगे वो 6 पॉइंट में कहता है कि यौगिक एक समांग पदार्थ होता है। समांग का मतलब क्या होता है कि इनके जो संघटन है या गुण हैं दोनों एक समान होंगे, ये नहीं कि यौगिक के जो संघटन और गुण हैं वो अलग अलग होंगे, ऐसा नहीं होता है, ये एक समांग पदार्थ होता है। अब यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगा जिसमें तत्व और यौगिक में विभिन्नताएं या तत्व या यौगिक में अंतर, ये आपको पूछा जाता है हमेशा कि तत्व और यौगिक में अंतर बताएं। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि तत्व और यौगिक में क्या अंतर है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा इस पर। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जो अगला चैप्टर आता है अगला जो पॉइंट आता है वो आपका आता है मिश्रण। तो आइए अब मिश्रण को समझते हैं कि मिश्रण किसे कहते हैं, मिक्सचर क्या होता है। तो देखिए यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि मिश्रण के मतलब होता है मिला देना, आपस में एक दूसरे को मिला देना ही मिश्रण कहलाता है। लेकिन यहाँ पे लिखता है कि मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है। यानी इसमें कोई अनुपात का ये नहीं है कि अनुपात निश्चित होना चाहिए, आप किसी भी अनुपात में इसको मिला सकते हैं और उसको मिला देने से जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। और मिश्रण के जो अवयव है इसको आप किसी भी यांत्रिक विधि से इसको आप अलग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वायु है, वायु भी एक मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ये सभी का ये मिश्रण होता है। और इसके बाद कुछ अल्प पदार्थ भी पाए जाते हैं इसमें। बारूद की बात करें तो इसमें भी पोटेशियम नाइट्रेट होता है, गंधक होता है, कोयला होता है। तो ये सभी आपसे पूछा जाएगा कि बारूद बताइए क्या है, वायु क्या है, इस्पात क्या है, तो आप बताएंगे कि ये तीनों आपस में मिश्रण है। ठीक है, और आपको ये भी बता दें कि जो मिश्रण होता है वो शुद्ध पदार्थ नहीं होता है। ठीक है, जो मिश्रण होता है वो शुद्ध पदार्थ नहीं होता है। अब आइए हम लोग मिश्रण के प्रॉपर्टीज को समझते हैं, मिश्रण के गुण को समझते हैं कि मिश्रण के क्या क्या गुण हैं। जिसमें फर्स्ट गुण आपको देखने को मिल रहा होगा, इसमें कहता है कि मिश्रण समांग या विषमांग हो सकता है। यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि मिश्रण समांग ही हो और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो विषमांग हो। समांग का मतलब क्या होता है कि सभी जगह समान रूप से घुला हुआ या समान रूप से आपको देखने को मिलेगा। और विषमांग का मतलब क्या होता है, कुछ जगह है तो कुछ जगह नहीं है, कुछ जगह है तो कुछ जगह नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं विषमांग। जैसे चीनी का विलयन में, चीनी के जल और चीनी के विलयन में यह समांग होता है। जबकि आप बालू और साधारण नमक को मिलाते हैं, बालू और साधारण नमक को मिला देते हैं तो इसका जो मिश्रण बनेगा वो विषमांग बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नमक का कण है, आप जब किसी चीज़ से देखेंगे या माइक्रोस्कोप या कोई भी लेंस से देखेंगे तो आपको अलग अलग दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पे जो चीनी के कण है या चीनी के जो पार्टिकल्स है छोटे छोटे, वो आपको दिखाई नहीं देंगे। तो ये होता है समांग और विषमांग। आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो पॉइंट है वो है नंबर 2 में, इसमें कहता है कि मिश्रण के अवयवों को आप छनना विधि के द्वारा, वाष्पन विधि के द्वारा, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा आप अलग अलग कर सकते हैं, आप उसको बांट सकते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे जैसे आपसे पूछा जाए कि कंकड़ यानी पत्थर के छोटे छोटे कण और चावल को मिला दिया गया, आप कौन से विधि से उसको अलग करेंगे? तो जाहिर से आप उसको चुन करके करेंगे, फटक करके करेंगे। तो ये सभी क्या हैं? विधियां हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मिश्रण बनने में ऊर्जा का न तो उत्सर्जन होता है और न ही अवशोषण होता है। ये आपका तीसरा पॉइंट है। किसका? तो मिश्रण का तीसरा पॉइंट कहता है कि मिश्रण बनाने में न तो आपको ऊर्जा देना होगा और न ही वो ऊर्जा लेता है। अब इसका क्या मतलब होता है? जैसे आप मिश्रण बनाते हैं, जैसे आप शरबत बनाते हैं, तो शरबत को बनाने में आप कोई भी अभिक्रिया नहीं कराते हैं, और अभिक्रिया जब नहीं कराते हैं तो उसमें आपको किसी तरीके की कोई ऊष्मा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और न ही वो ऊष्मा देती है रिटर्निंग। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। फिर उसके बाद कहता है नंबर 4 में कि मिश्रण का संघटन निश्चित नहीं होता है। मिश्रण का संघटन का मतलब क्या होता है?
मिश्रण के संगठन का मतलब ये होता है कि इसके जो अवयव होंगे, इसके जो पार्टिकल्स होंगे, उनका अनुपात जो होगा वो एक जैसा नहीं होगा। उनका जो पार्टिकल्स होगा, जो गुण हो, छोटे छोटे जो कण होंगे, उन सभी का जो अनुपात होगा वो अलग अलग होता है, वो एक जैसा नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप शरबत बना रहे हैं, शरबत कभी आपसे ज़्यादा मीठा हो जाता है और कभी कम मीठा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या देखें कि जो अवयव था चीनी का वो एक जैसा नहीं था, लेकिन पानी भी एक जैसा नहीं था, दोनों में डिफरेंस था। अगर दोनों इक्वल रहता तो मीठा सेम होता। तो यही चीज़ यहाँ पे आपसे कहा गया है। ठीक है, अगला जो पॉइंट नंबर आता है 5, इसमें कहता है कि मिश्रण के जो द्रव्यमानांक होते हैं, क्वथनांक होते हैं, ये सभी निश्चित नहीं होते हैं। मिश्रण के द्रव्यमानांक और क्वथनांक भी निश्चित नहीं होते हैं। मतलब क्या है कि इसको उबालने के लिए न तो आपको 100 डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी और न ही इसको जमाने के लिए 0 डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 0 डिग्री पर ही जमे और कोई ज़रूरी नहीं है कि 100 डिग्री पर ही उबले। उससे ज़्यादा की भी ज़रूरत पड़ सकती है, उससे कम का भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पे कहता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 कहता है कि मिश्रण के बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। अभी हमने आपको समझाया था नीचे कि जब आप मिश्रण करते हैं तो इसमें किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं होती है, और जब अभिक्रिया नहीं होती है तो आपको न तो ऊर्जा मिलता है और न ही आपको ऊर्जा प्राप्त होता है। तो दोनों कंडीशन में यहाँ पे यही चीज़ कहता है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी और उसमें कहा गया था कि आपको ऊर्जा की खपत नहीं होगी। तो ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ पे मिश्रण के प्रकार समझते हैं कि मिश्रण के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। तो फर्स्ट प्रकार में देखिए यहाँ पे लिखा है कि ठोस ठोस का मिश्रण, यानी इसमें ठोस ठोस पदार्थ का मिश्रण होगा। जैसे कि चीनी और बालू का आप मिश्रण कर रहे हैं तो ये दोनों ठोस है। ठीक है, चीनी और बालू का मिश्रण कर रहे हैं तो ये ठोस है। ठोस द्रव का भी मिश्रण इसमें हो सकता है, जैसे कि नमक और जल का कर रहे हैं। ठोस गैस का मिश्रण होता है जिसमें आप मिट्टी और वायु का देख सकते हैं। तो ये सभी इसके प्रकार हैं। तो इसको आपको पढ़ने की उतना आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही नहीं है ज़्यादा। जो क्वेश्चन बनता है वो हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, लेकिन समझने के लिए हमने ये भी आपको हाईलाइट किया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन एक तत्व है, कैसे? तो आप बताएंगे कि जो ऑक्सीजन है उसमें किसी अन्य तत्व की उपस्थिति नहीं होती है, तो ये क्या है? एक तत्व होगा, क्योंकि तत्व का हमने परिभाषा पढ़ा है कि जिसे 2 या 2 से अधिक विधियों के द्वारा आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो उसमें जो अकेले उसको तो आप अलग ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट में कहता है कि जब शुद्ध ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है शुद्ध हाइड्रोजन के साथ, तो वो केवल और केवल जल बनाता है और कुछ दूसरा चीज़ नहीं बनाता है। और इन्हीं सब के कारण हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो एक तत्व है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आपको कहा गया है कि वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब जो अगला पॉइंट आता है बच्चों, वो आता है मिश्रण और यौगिक में डिफरेंस। तो ये आपको लिख लेना है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप यहाँ पे सारे आपको पूछा जाएगा कि बताइए मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। तो हमने आपको उधर तो डिटेल से बताया ही, यहाँ पे सभी को कैटेगराइज कर दिया गया है। तो आप इसको एक बार नज़र डाल लीजिएगा और इसको आपको लिखना ही पड़ता है क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, अब आगे के पॉइंट्स पे बढ़ते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ये भी बात बोला गया है कि जल भी एक यौगिक है, मिश्रण नहीं। क्यों मिश्रण नहीं है? तो हमने यहाँ पे देखा था कि जब जल के अवयव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप किसी भी विधि, छनना विधि, बाष्पन विधि या भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं जल के अवयव को। यानी ऑक्सीजन को आप टांग करके अलग कर सकते हैं? नहीं ना। ऑक्सीजन को आप अलग कर सकते हैं? नहीं ना। तो यही चीज़ कहता है, और इन्हीं सबों के कारण हम कह सकते हैं कि जो जल है वो एक यौगिक है, मिश्रण नहीं है। इसमें आप ये भी देखेंगे कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो हमेशा 1:8 में ही रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको लिखना है जब आपसे पूछा जाए तो। कुछ यहाँ पे उपयोग में आने वाले मिश्रण का नाम दिया गया है, जैसे कि दूध। दूध क्या है? तो इसमें जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण होता है और ये भी शुद्ध पदार्थ नहीं है। स्याही भी आपका मिश्रण है जिसमें एक से अधिक रंग और जल का मिश्रण होता है। मृदु पेय जिसको हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक के नाम से जानते हैं, ये भी क्या होता है? इसमें सोडा वाटर जो होता है वो कई तरीके से मिल करके, कई तरह के केमिकल से मिल करके बना होता है। ठीक है,
टिंचर आयोडीन जो है ये भी क्या है, तो आयोडीन और एथेनॉल का समांग मिश्रण होता है और इसका जो उपयोग किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि टिंचर आयोडीन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आप बताएंगे कि ये कीटनाशक होता है, यानी कीटों को मारने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमने वायु भी आपको समझाया था कि ये भी मिश्रण है। मिश्र धातु भी जैसे कि पीतल है, पीतल में क्या होता है, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, तो ये सभी क्या हैं, मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। तो ये मिश्रण आपको समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि मिश्रण के जो अवयव होते हैं उनको अलग अलग कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में कहता है कि हाथ से चुन करके आप अलग कर सकते हैं मिश्रण के अवयव को। हाथ से चुन कर कहने का मतलब क्या है, जैसे आपको चावल में कुछ कंकड़ मिल गया है, देखिए यहाँ पे फिगर भी दिया है कि चावल में कुछ कंकड़ मिल गया है, तो आप कंकड़ को कैसे अलग करते हैं, तो हाथ से चुन करके करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा है कि हाथ से चुन करके आप मिश्रण के अवयव को अलग कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट आता है बच्चों वो आता है चलनी से चाल कर। चलनी से चाल करके कहने का क्या मतलब है, जैसे आप आटा इस्तेमाल करते होंगे, तो आटा इस्तेमाल करते तो उसमें जो चोकर होता है या उसके अंदर जो और भी पार्टिकल्स होते हैं उसको अलग करने के लिए आप क्या करते हैं, चलनी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप आटा को अलग कर लेते हैं और जो चोकर वगैरह उसको भी आप अलग कर लेते हैं। तो ये विधि है मिश्रण के अवयव को अलग करने की। ठीक है, एक विधि आता है थिराना। क्या आता है, थिराना। थिराना विधि क्या होता है, तो इसमें कोई भी द्रव है, जैसे गंदा पानी है, ठीक है, गंदा पानी को आप स्थिर छोड़ दीजिए, तो स्थिर छोड़ देने के बाद क्या होता है, जो पानी होता है वो ऊपर की सतह पे आ जाता है और जो तलछट होता है या जो पार्टिकल्स होते हैं या जो खराब होते हैं वो क्या होता है, पेंदी में जाकर के बैठ जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मिट्टी के कण है उसको हमने अलग तरीके से क्या कर लिया, बाहर कर लिया, पानी को निकाल देंगे और जो नीचे जमा हुआ था मिट्टी उसको भी अलग कर देंगे। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं थिराना विधि। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला जो आता है बच्चों वो आता है आपका अपकेंद्रण या मंथन विधि। तो देखिए अपकेंद्रण या मंथन विधि का जो इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादातर इसको मक्खन निकालने में क्या किया जाता है, मक्खन निकालने में, दूध से मक्खन निकालने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन आप देख पा रहे होंगे, इन्हीं तरीकों से मक्खन निकाला जाता है। तो आपसे सिंपली ये पूछा जाएगा कि दूध से मक्खन निकालने की विधि को क्या कहते हैं, या दूध से मक्खन निकालने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, तो आप बोलेंगे अपकेंद्रण या मंथन विधि के द्वारा। अगला जो आता है वो है आपका छन्ना। तो ये तो आप इजीली समझ पा रहे होंगे छन्ना का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप चाय छानते हैं तो छन्ना का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो पार्टिकल्स है वो ऊपर रह जाता है और द्रव क्या होता है वो नीचे हो जाता है। तो यही चीज़ होता है छन्ना विधि। ठीक है, तो छन्ना भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो पॉइंट आता है उसका नाम है चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होता है, इसमें चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है पार्टिकल्स को अलग करने में। जैसे कोई लौह पदार्थ मिल गया है, जैसे लोहा के चूर्ण मिल गया है, किसी भी जैसे गंधक में मिल जाए या कोई भी चीज़ में पत्थर में मिल जाए, तो यहाँ पे आप लोहा के कण को अलग करेंगे और वो कौन से विधि के द्वारा करेंगे, तो वो आप किसके द्वारा करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा। एग्जाम्पल में भी यहाँ पे फिगर के रूप में समझाया है कि देखिए लौह चूर्ण में चुंबक सट जा रहा है और गंधक अलग रह जा रहा है, बच जा रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला जो आता है वो ऊर्ध्वपातन विधि आता है। ऊर्ध्वपातन विधि में क्या किया जाता है, इसमें मिश्रण को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, और ये जब गर्म किया जाता है तो इसके अवयव बिना पिघले ही वाष्प में बन जाते हैं और ये क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, उड़ जाते हैं और ठंडक होने के बाद ये सीधा ठोस के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पे ये विधि आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाता है कि ऊर्ध्वपातन विधि से साधारण नमक और आयोडीन क्लोराइड को कैसे पृथक किया जाता है, तो आप यहाँ पे इसके बारे में ये चीज़ को व्याख्या करेंगे या बखान करेंगे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो पॉइंट आता है बच्चों वो आपका आता है वाष्पन, जिसको हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं। ये क्या होता है इवेपोरेशन, यह विधि क्या होता है, यह वाष्पशील द्रव में घुले हुए ठोस पदार्थों को बाहर निकालता है। जैसे कहने का मतलब है कि आपके पास चीनी और पानी का मिश्रण है या नमक जल का मिश्रण है, आपको नमक ठोस रूप में चाहिए, तो आप क्या करेंगे,
वाष्पीकरण, यही वाष्पन विधि का इस्तेमाल करेंगे। वाष्प में पानी जो क्या है बन करके बाहर निकल जाएगा और जो नमक है वो बैठ जाएगा, तो यही होता है वाष्पन विधि। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि नमक के जलीय विलयन से जल को वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जाता है, और शुद्ध नमक में एक चीज़ मिला दिया जाता है जिसका नाम है सोडियम आयोडाइड, और इसको मिला देने के बाद ये जो नमक होता है वो आयोडीन युक्त हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला जो विधि आता है वो आपका रवाकरण विधि आता है। इस विधि में क्या होता है, तो इनमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वो ठोस पदार्थ प्राप्त करने के लिए हम लोग इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। यानी अशुद्धि को बाहर निकाल दीजिए और ठोस रूप में आप प्राप्त कर लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं रवाकरण विधि। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि वह प्रक्रिया जिसमें विलयन से शुद्ध ठोस पदार्थ रवों के रूप में पृथक होते हैं उसे रवाकरण कहते हैं। रवा क्या होता है, तो ठोस के जो कण होता है उसी को रवा कहा जाता है। तो ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो पॉइंट्स आता है वो आपका श्रवण विधि है। यह कैसा श्रवण विधि क्या होता है, तो इसमें किसी द्रव को गर्म करके वाष्प में परिवर्तित किया जाता है और फिर उस वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव में संघनित किया जाता है। इसी को श्रवण विधि के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस फिगर में कि श्रवण विधि कैसे इस्तेमाल होता है और किस तरीके से यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इसको। अगला जो आता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रभाजी श्रवण। यह विधि क्या होता है, इससे दो या दो से अधिक जो मिश्रणीय द्रव है उसको अलग किया जाता है मिश्रण के अवयव से। ठीक है, और उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि मेथिल एल्कोहल जिसका क्वथनांक 65 डिग्री सेल्सियस है, को एसीटोन क्वथनांक जिसका क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस है, इसी विधि के द्वारा इसे अलग किया जाता है। प्रभाजी विधि के द्वारा ही इसे अलग किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आगे, यानी इस चैप्टर में। आपको एक भी और बात ध्यान रखना है कि जो पेट्रोलियम है उसके विभिन्न अवयव को पृथक करने के लिए हम लोग प्रभाजी विधि का ही इस्तेमाल करते हैं। अगला जो आता है वो पृथककारी कीप का प्रयोग करके आता है। तो आइए अब समझते हैं कि पृथककारी कीप का प्रयोग क्या होता है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो दो या दो से अधिक अमिश्रणीय द्रवों के मिश्रण के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। अमिश्रणीय कहने का मतलब जो मिश्रित नहीं हो, उसके जो द्रव उस अमिश्रणीय जो द्रव होते हैं उसमें वो पूर्ण रूप से मिला हुआ नहीं हो। जैसे पानी और जल या पत्थर, ये दोनों को आप मिलाएंगे तो ये अमिश्रणीय बनेगा। तेल और जल को मिलाएंगे तो अमिश्रणीय बनेगा। तो तेल और जल को जब पृथक करने की बात होगी तो हम लोग इसी विधि का इस्तेमाल करेंगे, पृथककारी कीप का उपयोग। किसका उपयोग करेंगे, पृथककारी कीप का उपयोग। तो आप ये चीज़ भी समझ पाए होंगे। अगला जो हम लोग देखेंगे बच्चों वो है आपका क्रोमेटोग्राफी। ये इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इससे बनता है। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग मिश्रण के उन अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है जो विलायक में विलेय होते हैं। विलायक क्या होता है, अब यहाँ पे एक नया पॉइंट आया, विलायक। ठीक है, विलायक क्या होता है, विलायक का मतलब होता है कि जिसमें कोई पदार्थ घुल जाता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलायक। और जो पदार्थ घुलता है उसको हम लोग बोलते हैं विलेय। ध्यान रखेंगे, जो पदार्थ को घुला लेता है अपने में उसको हम लोग बोलते हैं विलायक, और जो पदार्थ घुलता है उसको हम लोग बोलते हैं विलेय। तो ये जो होता है वो इसी विधि में होता है। और इसका नाम क्रोमेटोग्राफी क्यों पड़ा, क्योंकि ग्रीक भाषा में क्रोमा का मतलब होता है रंग, इसलिए इस तकनीक का नाम पड़ा क्रोमेटोग्राफी। और इसकी सहायता से आप स्याही के अवयव को पृथक कर सकते हैं। तो आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि स्याही के अवयव को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है क्रोमेटोग्राफी। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट था जो हमने यहाँ पे आपको समझा दिया। अगला जो हम लोगों का पॉइंट आता है वो ये सब चीज़ है। तो ये सब तो आप देख ही लेंगे कि आप कौन से विधि से किसका इस्तेमाल करेंगे, हमने उधर समझा ही दिया है। अब हम लोगों का आता है अगला पॉइंट, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जिसको हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंज बोलते हैं। तो आइए क्या होता है फिजिकल और केमिकल चेंजेस।
तो प्राकृतिक में होने वाली जो घटना होती है वो दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में आइए पहले जानकारी ले लेते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है बच्चों? तो यह परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है। जैसे कि आप लोहे की छड़ को गर्म करते हैं ज़्यादा देरी तक, या मतलब लोहे की छड़ को आप गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद वो क्या होता है, लाल हो जाता है। लेकिन आप उसको गर्म करना बंद कर दीजिए और कुछ देर तक उसको छोड़ दीजिए, तो वो पहले जैसा ही काला हो जाएगा या पहले जैसा ही वो अपना रूप ले लेगा। तो ऐसे विधि को हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन विधि। ठीक है, क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो आप भौतिक परिवर्तन को समझ पाए होंगे। यहाँ पे इसका डिफिनेशन दिया है जो आपको नोट कर लेना है। ठीक है, हमने उधर आपको समझाया वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे जल का वाष्प बनना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि जल का वाष्प बनता है तो आप फिर से आप उसको वाष्प को पानी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, उसको आप ढक करके। ठीक है, नमक का जल में विलयन, नमक का जल में विलयन भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि आप नमक और जल के विलयन को फिर से उससे आप नमक प्राप्त कर सकते हैं। विद्युत बल्ब से प्रकाश का उत्सर्जन, ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो बल्ब प्रकाश देने लगेगा, और जब विद्युत धारा रोक देंगे तो फिर बल्ब पहले जैसा ही होगा, यानी अंधकार में ही चला जाएगा। तो ये होता है भौतिक परिवर्तन। अगला जो पॉइंट आता है वो रासायनिक परिवर्तन है। इसमें क्या होता है कि यह जो होता है वो अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है, यानी इसमें जो परिवर्तन होता है वो ये होता है कि इसमें रंग, रूप, आकार ये सभी बदल जाते हैं, पहले से दूसरा हो जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये डिफिनेशन देख लेना है जो आपको नोट करना है कि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप पदार्थ नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये आपको नोट कर लेना है। ये फिर से जब आप परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे तो वो फिर से आप इसको रिटर्न नहीं कर सकते, फिर से आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जब जंग लग जाता है तो लोहा में जंग लगने के बाद जो लोहा बचता है, क्या वो पहले जैसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। उसमें वजन नहीं होता है, वो हल्का हो जाता है, और हल्का होने के साथ वो आसानी से टूट जाता है। तो ये होता है लोहे में जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन। कोयले का जलना भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब कोयला जल जाता है, ठीक है, जब कोयला जल जाता है तो उसका गुण पहले के कोयला के जैसा नहीं होता है, क्योंकि पहले वाला कोयला काला होगा और बाद में जो प्राप्त होगा वो रंगीन होगा, या कह सकते हैं वो उजला हो जाता है। लोहे और गंधक के मिश्रण को गर्म करना भी क्या है? तो एक रासायनिक परिवर्तन है। शरीर में भोजन का पचना भी क्या है? तो एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि शरीर में भोजन का पचने के बाद वो फिर से भोजन के रूप में आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज़ होता है। और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि दूध का पनीर या दही में परिवर्तन होना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की वृद्धि होना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। पत्तों का सूखना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। फिर अगला पॉइंट्स आता है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। तो आपको यहाँ पे परिवर्तन लिख देना है कि इसमें जो पदार्थ के मौलिक गुण है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता भौतिक में, लेकिन रासायनिक में जो पदार्थ के गुण होते हैं वो पूर्णतः बदल जाते हैं, वो दूसरे रूप में चले जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला जो हम लोगों का आता है बच्चों पॉइंट्स, वो आता है वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइड। अब यहाँ पे समझेंगे कि विलयन क्या होता है। तो देखिए, विलयन वो होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण किया जाता है, उसी को हम लोग विलयन बोलते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट को जल में घुलाने पर जो अमोनियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट बनता है उसमें जल बनता है, उस विलयन में जल बनता है। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट आपस में मिल रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। जैसे नमक को आप जल में घुला दी तो घुलने के बाद नमक और जल का क्या होता है? एक विलयन प्राप्त होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है।
अब विलायक, एक अभी हमने उधर आपको समझाया था लेकिन फिर भी आपको यहाँ विलायक समझना है। तो देखिए विलायक का मतलब होता है कि जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाया जाए। जैसे कहने का मतलब ये चीनी है और ये पानी है, तो अगर ये चीनी इसमें घुल जाता है तो ये क्या हो गया, विलायक हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा है। विलेय, विलेय का मतलब क्या होता है कि जो जिसमें घुल जाए, जैसे ये पानी था इसमें चीनी घुल गया तो घुलने वाला चीज़ क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो आता है जलीय विलयन। जलीय विलयन क्या होता है, तो जल में घुलकर जो विलयन बनता है उसी को हम लोग जलीय विलयन कहते हैं। जैसे कि चीनी और जल का विलयन, तो यहाँ पे जलीय विलयन कहलाएगा। अब अगला पॉइंट आता है अजलीय विलयन, जिसमें जल नहीं मिलता। तो ये सारे चीज़ आप ध्यान से देख लेंगे, लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। विलयन के प्रमुख गुण ये आपको देख लेना है। तो चलिए हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा ही देते हैं कि विलयन का जो प्रमुख गुण होता है, सबसे पहले ये होता है कि विलयन जो बनता है वो स्वच्छ एवं पारदर्शी होता है। जैसे कि नमक और जल के विलयन को आप देखेंगे तो ये स्वच्छ और पारदर्शी होगा। विलयन को कुछ समय तक आप छोड़ देंगे, मतलब उसको हिलाए डुलाएंगे नहीं, तो उसमें जो विलेय के कण होते हैं, जो घुलने वाला कण होता है, वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, फिर आप ये भी देखेंगे कि विलयन जो होता है वो समांग होता है। समांग का मतलब विलयन के सभी भागों में जो उसके अवयव होते हैं विलेय के, वो एक जैसा होते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं विलयन के प्रकार। तो विलयन यहाँ पे देखने को मिलेगा दो तरीके का, एक आपका असंतृप्त विलयन और सेकेंड आपको देखने को मिलेगा संतृप्त विलयन। अब असंतृप्त विलयन क्या होता है, तो यह वैसा विलयन होता है जिसका ताप जो होता है किसी निश्चित पर बना होता है, जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा उस ताप के में घुलाई जा सकती है। फिर से आपको बताते हैं कि जो असंतृप्त विलयन होता है, इसमें किसी निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन होता है जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घुलाए जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं असंतृप्त विलयन। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में चीनी को जल में आप घुलाएंगे तो उसको देखने के बाद पारदर्शी विलयन जब बनाती है तो उसके बाद फिर से आप इसमें चीनी डाल करके किसी छड़ के माध्यम से जब आप घुलाएंगे तो और भी इसमें घुलाया जा सकता है। तो इस तरीके का जो विलयन होगा उसको हम लोग बोलेंगे असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है, तो किसी निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, यानी वो पहले से ही घुली हो, उसमें और अब घुलाया नहीं जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं संतृप्त विलयन। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ जो अगला पॉइंट्स आता है बच्चों, वो आता है एक और चीज़ अति संतृप्त विलयन, जो संतृप्त और असंतृप्त के बीच में आता है। तो इसमें क्या होता है कि वह संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक है जिसकी विलेय की मात्रा से अधिक घुली हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अति संतृप्त विलयन। तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला जो पॉइंट आता है बच्चों, वो आपका आता है विलेयता। अब विलेयता क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि एक निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में किसी विलेय की घुलने वाली अधिकतम मात्रा जो विलयन को संतृप्त कर दे, उस ताप और दाब पर उस विलेय की उस विलायक में विलेयता कहलाती है। और विलेय की विलेयता बराबर होता है विलेय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा गुने 100। ये आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि इससे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब अगला जो पॉइंट्स आता है बच्चों, वो आता है आपका निलंबन। तो आइए अब निलंबन को भी समझते हैं। निलंबन क्या होता है, तो निलंबन एक विषमांग पदार्थ होता है जिसमें किसी ठोस पदार्थ के छोटे छोटे जो कण या द्रव होते हैं वो गैस में घुलते नहीं हैं, बल्कि द्रव और गैस में निलंबित स्थिर में रहते हैं। निलंबित स्थिर में यानी इसको इधर उधर छोड़ दिया जाता है। जैसे कि आप कीचड़ देखेंगे, बालू देखेंगे, खड़िया देखेंगे, इन सभी खड़िया के मतलब चौक की बात किया गया है, इनके जो कण होते हैं वो जल में निलंबित रहते हैं। अब यहाँ पे निलंबन के गुण दिए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट गुण है कि यह विषमांग मिश्रण होता है। इसके जो ठोस कण होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, आप इसको खुली आंखों से आसानी से देख सकते हैं। इनके जो कण होते हैं वो छन्ना पत्र के आर पार हो सकते हैं।
सॉरी, इनके जो कण होते हैं वो छन्ना पत्र के आर पार नहीं जा सकते हैं। इनका जो कणों का व्यास होता है वो 10 के पावर 5 सेंटीमीटर या इससे अधिक हो सकता है। तो ये निलंबन था। अब हम लोग समझेंगे कोलाइड। कोलाइड क्या होता है? तो कोलाइड विलयन की वह अवस्था होता है जिसमें विलेय के कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन में उपस्थित कणों के आकार के मध्यवर्ती रहता है। यानी ये वास्तविक विलयन और निलंबन के कण जो होता है उसके ये बीच में होता है, जैसे कि दूध, स्याही, रक्त, टूथपेस्ट, स्टार्च का विलयन, धूल का युक्त वायु, बादल, कुहासा, ये सभी क्या हैं? कोलाइड है। और ये सभी जो एग्जाम्पल है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से एग्जाम्पल के रूप में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे कोलाइड के कुछ गुण दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट गुण कहता है विषमांग मिश्रण। यानी इसका मतलब होता है कि कोलाइड जो विलयन होता है वो विषमांग होता है। और विषमांग के मतलब हम बता चुके हैं कि वो एक जगह या उसका जो घटक रहेगा सभी जगह एक समान नहीं होगा। छनना क्रिया, यानी कोलाइड के कण छन्ना पत्र के पार जा सकते हैं। छन्ना पत्र के क्या हो सकते हैं? पार कर सकते हैं। अस्थाई, तो कोलाइड के कण बहुत अस्थाई होते हैं। इसको स्थिर छोड़ देंगे तो आप नीचे बैठ जाएगा। इसके कणों की आकार की बात करें तो ये 10 के पावर 7 से लेकर के 10 के पावर -7 सेंटीमीटर और 10 के पावर -5 सेंटीमीटर के बीच में होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जो ब्राउनी गति है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है कि ब्राउनी गति क्या है। तो आप देखेंगे कि कोलाइड विलयन के अंतर्गत कोलाइड के कण टेढ़े मेढ़े मार्ग में होकर अनवरत गमन करते रहते हैं। इसी चीज को ब्राउनी गति कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये कोलाइड के जो कण है वो तिरछा इधर उधर टेढ़े टेढ़े घूम रहा है। तो ऐसे गति को हम लोग क्या कहते हैं, या ऐसे गमन करने की जो पद्धति होती है इसी को हम लोग बोलते हैं ब्राउनी गति। अब एक अगला पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है कि इसमें अनियमित रूप से गमन करते हुए ये जो कण होते हैं वो दिखाई देते हैं, और वो भी कोलाइड के कण। किसके? कोलाइड के कण। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। अगला जो पॉइंट आता है वो वैद्युत संचलन। ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देख लेंगे इसको कि किसी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से आवेशित कोलाइड कणों का गमन वैद्युत संचलन कहलाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग समझेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है कोलाइड के प्रकार। तो कोलाइड के प्रकार यहाँ पे देखने को मिलेगा सॉल के रूप में, पायस के रूप में, जेल के रूप में, और उसके बाद एरोसॉल के रूप में। अब यहाँ पे सॉल के रूप में जो कोलाइड के प्रकार है वो ठोस रूप में पाया जाता है। इसको द्रव रूप में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और एग्जाम्पल के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देख सकते हैं, जो जल में परिक्षेपित मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसके बाद रंग, स्याही, ये सभी कोलाइड के, ये सभी सॉल के उदाहरण हैं। पायस की बात करें तो ये द्रव में होता है, जैसे दूध में, ठीक है, मक्खन में। फिर उसके बाद जो हम लोग बाल में क्रीम लगाते हैं वो सभी पायस का उदाहरण है। जेल की बात करें तो जेल में आप मक्खन देख सकते हैं, पनीर देख सकते हैं। एरोसॉल की बात करें तो ये गैस, ठोस और गैस में, द्रव और गैस में पाया जाता है, जैसे ठोस और गैस में धुआं और द्रव गैस में बादल, कुहासा। तो ये सभी चीज़ यहाँ पे आपको हमने समझा दिया। एक अगला लास्ट पॉइंट आता है इस चैप्टर का, जो है विलयन का सांद्रण या समर्थ। विलयन का सांद्रण क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो विलयन का सांद्रण का मतलब होता है कि विलयन में कितना विलय घुला हुआ है, उसी को हम लोग विलयन का सांद्रण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि विलयन के इकाई परिमाण में घुले हुए विलय की मात्रा को विलयन का सांद्रण या समर्थ कहते हैं, और इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और प्रतिशत के रूप में द्रव्यमान इसका कैसे व्यक्त होगा, तो यहाँ पे कहता है कि जब इसके विलयन के प्रति 1000 भागों में घुले हुए विलय की भागों की संख्या विलयन का सांद्रण कहलाता है। जैसे कि पदार्थ का प्रतिशत द्रव्यमान निकालना है तो आपको क्या करना होगा, पदार्थ का द्रव्यमान में विलायक का द्रव्यमान और पदार्थ के द्रव्यमान से भाग करना होगा, और उसके बाद 100 से गुना करना होगा प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए। फिर आयतन में भी, आयतन के रूप में भी प्रतिशत देख सकते हैं, जिसको आप ऐसे आपको करना है कि पदार्थ का विलयन बटा विलायक का आयतन प्लस पदार्थ का द्रव्यमान
गुना 100। आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो ये आपके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसको सोल्व करने में इसकी ज़रूरत पड़ता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? हम इसका क्वेश्चन आंसर भी करा दिए हैं, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।